जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आलिया और आज साल के आखिरी दिन 2 खबरें, 2 से 3 खबरें हमारे पास मौजूद हैं। खबरें तो बहुत सी हैं लेकिन ये 2-3 खबरें इस तरह की हैं कि जिसमें क्योंकि हम सारा साल बात करते रहे पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस पर और हमारी बड़ी नज़र रहती है और जब भी कोई खबर आती है दोनों कंट्रीज़ के बीच, तो उसको हम ना पिक करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन के हालात ठीक रहें। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से साल के आखिरी दिन की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की एक ब्लॉकबस्टर मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट जो कि जिसने बड़ी बहुत पैसे कमाए और रिकॉर्ड्स तोड़े हैं वो इंडिया में रिलीज होनी थी 11 साल के बाद आफ्टर 11 ईयर्स। तो वो अब रिलीज नहीं हो रही, कैंसिल हो गई। उसकी वजह भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एक हिंदू खातून दाया भेल जिनकी खबर ये है कि उनको बहुत ही बेरहमी के साथ सिंध में कत्ल किया गया, उसके पर भी नजर डालेंगे। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि मिस्टर जेलेंस्की जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अब इंडिया पे देख रहे हैं, मतलब ही सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडियन प्राइम मिनिस्टर के जो उन्होंने एक पीस फार्मूला पेश किया उसके ऊपर इंडिया उनका साथ दे या उसमें जो पार्टिसिपेट करे। इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ कनाडा से हमें ज्वाइन करिए हैं सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जनाब बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। सर, जैसे मैंने आपको 3 खबरें आपके सामने रखी, पहली खबर स्टार्ट करते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि साल का एंड इस तरीके से हो रहा है कि एक मूवी जो कि 11 ईयर्स के बाद एक ब्रेक थ्रू होना था और वहां पर कोई मूवी रिलीज करने की इजाजत दी गई थी, उस पे अब ये कहा गया है कि जो वैसे तो इसके कई एंगल्स है कि क्यों ऐसा किया गया, कैंसिल की गई, लेकिन एक जो खबरें शाया हो रही है उसमें एक बात ये भी है कि जो हमजा अली अब्बासी उसमें एक्टर हैं, उन्होंने क्योंकि वो एडमायरर हैं और सपोर्ट करते हैं हाफिज सईद को, तो इस वजह से ये ऐसा किया गया है। फिर इसके अलावा आप जानते हैं कि आप समझते हैं कि जो अभी कुछ दिन पहले बुजर ऑफ गुजरात वाला मामला हुआ है, तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई ऐसी बात करेगा तो शायद यहाँ पर कुछ कोई रिलीज होना हो तो ना सिर्फ उसको भी कैंसिल किया जाएगा बल्कि यहाँ पे तो बड़े दंगे फसाद भी होंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। अब ये जो रिलीज की खबर आई है, लेटेस्ट खबर है कि नहीं हो रही और इस वजह से नहीं हो रही। लेकिन अगर ये खबर ना भी आती तो ये एक्सपेक्टेड था। चूंकि पहली बात ये देखना है कि जो आपके 11 साल से मूवीज इधर उधर दोनों तरफ जो है उन पे नहीं चल रही हैं, पाबंदी है, तो जाहिर है उसकी एक पूरी बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड आपके सामने है जिसपे हम बारह डिस्कशन कर चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे जी, पॉइंट ऑफ नो टॉलरेंस जिसको आप कह सकते हैं सिंपल जबान में, पे पहुंच गए, जीरो टॉलरेंस वाले। हालांकि मूवी के एक्सचेंज होने से या बुक्स के एक्सचेंज होने से या जो भी कल्चरल कोई अचीवमेंट है उनके शेयर करने से मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क के दरमियान जो है वो कोई, अगर आपकी दुश्मनी है तो उसको कोई जो है वो फर्क पड़ेगा, या दोस्ती को पे फर्क डेफिनेटली पड़ सकता है, वो बढ़ सकती है। लेकिन मेरा मतलब है कि अगर आप दुश्मनी बरकरार रखना चाहते हैं तो वो बरकरार रखते हुए भी इस तरह के एक्सचेंजेस जो हैं उनके में कोई मजायका नहीं है। लेकिन ये आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हर फ्रंट पे जो है एक वार हो रही है जिसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो राइट विंग दानश्वर है उसको वो फिफ्थ जनरेशन वार का नाम दे रहा है, जिसमें प्रोपोगंडे के माज पे, नजरियात के माज पे, आइडियोलॉजिकल रिलीजियस माज पे, कल्चरल माज पे, सोशल माज पे, हर माज पे एक लड़ाई है। और उस लड़ाई को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो वो लड़ा जा रहा है। अब ये जो मूवीज का मसला था तो बुनियादी तौर पे तो जाहिर है कि मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि इसमें एक फैक्टर ये भी डेफिनेटली था जिसने के मदद की उन लोगों की जो मूवी के एक्सचेंज बंद कराना चाहते थे। लेकिन ये वाहिद फैक्टर नहीं था। असल फैक्टर ये था कि पाकिस्तान में जो मूवी मेकिंग का बिजनेस है, फिल्म मेकिंग है, वो बहुत ज्यादा जवाल का शिकार है गुज़श्ता 20-25 सालों से। और उसकी वजह यह है कि ये इंतहाई जो है एक खास मखसूस किस्म के तबके के हाथ में ये बिजनेस आ गया, जिनमें मोस्टली जो है वो अजारादारियां, अनपढ़ किस्म के लोग हैं, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बल्कि वो माजी में स्टक एक खास किस्म की मेंटालिटी के हामिल लोग हैं।
तो उन्होंने जो है वो इसको कब्जा करके अपनी इजारादारी बनाया, जिसकी वजह से ये बिजनेस ही जो है वो टोटल खत्म हो गया। और उसमें जो मूवी बनती भी थी वो खैर इंडिया में तो क्या चलती, खुद पाकिस्तान में आपको पता है कि वो नहीं चलती थी, एक हफ्ते में या 3 दिन में जो है मूवी फ्लॉप होके उतर जाती थी। तो इन हालात में जाहिर है कि आप ये उस दिन का इंतजार कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान में सारे जो है वो थिएटर्स, जो मूवी थिएटर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। और इनफैक्ट ऐसे हुआ था कि सैकड़ों की तादाद में मूवी थिएटर्स जो हैं उनको मालिश करके या चेंज करके तो डिफरेंट बिजनेसेस को ट्रांसफर कर दिया गया था। 5-10 साल पहले ये सिचुएशन बन गई थी। तो इन हालात में जो लोग इस बिजनेस के अंदर थे उन्होंने ये महसूस किया कि ऊपर से एक तो हमारी ये हालत है और ऊपर से जो है वो इंडियन फिल्म को अलो कर दिया गया पाकिस्तान में, तो उसके नतीजे में तो हमारा टोटल खत्म हो गया मामला। और इसके बाद तो हम कतन जो है वो पाकिस्तान की कोई नाम से कोई मूवी बना ही नहीं सकते। तो इसके लिए आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े एक्टर जो हैं उन्होंने बाकायदा सियासी काम करना शुरू कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह के दीगर फोरम्स पे ये बात उठानी शुरू कर दी कि नहीं जी, हम इंडियन मूवी को इसलिए इजाजत नहीं दे सकते कि वो हमारा कल्चर खराब करेंगे। जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक इशू था जो उन्होंने उठाया और जिसके अंदर डेफिनेटली कोई जान इसलिए नहीं थी कि उसमें कल्चर की पहली बात यह है कि जो डेफिनेशन है उसके हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में कतन कोई फर्क नहीं है, अनलेस के आप मजहब को कल्चर कहते हों, जैसा कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों का गलत तर्जमा किया जाता है। जैसे सेकुलरिज्म को ला दीनियत कहा जाता है। पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ यकसां सलूक करे, किसी एक मजहब को जो है वो पसंदीदा जान के तो उसको बैकअप ना करे और दूसरे को डाउन ना करे इसलिए कि मेरा पसंदीदा मजहब ये है, इसको सेकुलरिज्म कहते हैं। और इससे ज्यादा बेस्ट आइडिया है ही कोई नहीं, क्योंकि दुनिया में अब कोई खाल खाल ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसके अंदर मल्टीपल रिलीजन ना हो। तो उसमें जाहिर है कि रियासत किसी एक रिलीजन को अगर इस तरह बैकअप करेगी, फाइनेंस करेगी या उसको प्रमोट करेगी तो दूसरे के साथ ज्यादती है। तो इस हिसाब से अगर रियासत उसको ज्यादती ना भी समझे तो वो अवाम जो उस मजहब से वाबस्ता है वो उसको ज्यादती समझेंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक जो है वो आईटी और एक तरह की जो है वो अनरेस्ट वो क्रिएट होती है। यही वजह है कि दुनिया ने तजर्बात से सीख के तो ये चीजें अडॉप्ट की, लेकिन पाकिस्तान में मुल्ला ने इसका तर्जमा कर दिया लादीनियत और उसको पत्थर पे लकीर बना के रख दिया है। वहां का आपका लॉम्स का या कायदे आजम यूनिवर्सिटी का या पंजाब यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ पीएचडी भी सेकुलरिज्म का तर्जमा लादीनियत करेगा, क्योंकि उसने मौलवी से ज्यादा पढ़ा है और इल्म वाली जगहों से कम पढ़ा है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कल्चर को मजहब समझते हैं, जो कि मौलवी ने साबित करने की कोशिश की, तो दूसरी बात है। लेकिन जो दुनिया भर में जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो साइंस है, जो डील करती है इन चीजों से, उसके मुताबिक मजहब जो है वो पूरे कल्चर का 10% होता है। यानी अगर आप इसको 10 हिस्सों में तकसीम करें कि कोई कल्चर क्या होता है, कल्चर सबसे पहले होता है कि आपका रहना सहना, आपके घर कैसे हैं, आपकी जो बिल्डिंग्स क्या हैं। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान में जो घर बनते हैं उनमें कोई बहुत बड़ा फर्क होता है कि इंडिया में घर जो है वो कोई न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की तरह बनता है और पाकिस्तान में घर जो है वो अमेरिका या किसी मुल्क की तरह के वही उसी तरीके के बनते हैं घर। जो सबसे बड़ी बड़ी निशानी होती है कि आपके तर्ज तामीर क्या है, और हमारी तर्ज तामीर सदियों से 5000 साल से एक तरह की, उसमें तरह तरह के लोग आते रहे, ख्वाह वो मौर्य तहजीब हो, गुप्ता तहजीब हो या मुगल हों या उसके बाद के ये सारे जो हैं वो राजे महाराजे हों। लेकिन आप देखेंगे कि तर्ज तामीर आप कहीं देखेंगे कोई बड़ी साइज की कोई बिल्डिंग है तो वो तकरीबन एक ही तरीकाकार से एक ही तर्ज पे जो है वो बनी। तो इसका मतलब आपका मटेरियल कल्चर एक है, इसको मटेरियल कल्चर कहते हैं, मादी कल्चर। आपके कपड़े, बूदोबाश लिबास आपका एक है, आपके खाना पीना 19-20 के फर्क के साथ, कोई मिर्च ज्यादा डालेगा कोई कम डालेगा, लेकिन बुनियादी तौर पे स्टेपल जिसको हम कहते हैं वेस्ट में, वो एक ही होता है। आप चावल खाएंगे या चपाती खाएंगे या इस तरह की चीजें जो।
तो ये सारे भी कल्चर का ही हिस्सा है। और इसके बाद जाके तो फिर 10% बचता है जिसको हम मजहब कहते हैं, और उसमें फिर हिंदू अपने तरीके से उसको एक्सरसाइज करेगा, मुसलमान अपने तरीके से करेगा, बुद्धिस्ट अपने तरीके से करेगा। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने फर्ज कर लिया कि जिंदगी मजहब है कल्चर को छोड़े, पूरी जिंदगी ही मजहब है। तो चूंकि ये जो इंडियन मूवीज हैं ये हमारे मजहब के मुताबिक नहीं, हालांकि उनके अंदर मजहब के खिलाफ कुछ नहीं, चूंकि जाहिर है इंडिया में भी इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं जो उन मूवीज को देखते हैं। और छोड़े इंडिया को, आप अफगानिस्तान से लेके कतर तक और सऊदी अरबिया तक और इवन अफ्रीकी मुल्कों तक यहीं चले जाएं तो मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इंडियन मूवी को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसके बहुत बड़े फैन हैं, ह्यूज ऑडियंस। हाँ। तो अब आखिर पाकिस्तान को एक बॉर्डर क्रॉस करके ऐसी तकलीफ क्या हो गई? जाहिर तकलीफ नहीं हुई, ये जस्ट एक कंस्पिरेसी थी और एक अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया कि हमारी जो छोटी मोटी फिल्म चलती है 2-4 लाख का बिजनेस करती है, उन दिनों में आपको बता दूं 5 लाख से ऊपर नहीं जाती थी। तो इससे भी हम जाएंगे, लिहाजा हम ये नफरत पैदा करें। और तारीख में हमेशा जो है वो रिलीजन को टूल के तौर पे गलत इस्तेमाल किया गया, जो ये इस्तेमाल करके तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक ये मूवीज और कल्चरल एक्सचेंजेस और जो अदाकार सदाकार आते जाते थे उन पे पाबंदियां लग गई, लिहाजा ठीक। इसमें कोई बड़ा ग्राउंड नहीं था। बैरिस्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहीं से इसी में मेरा एक सवाल भी ऐड होता है। तो क्या इसका मकसद जो है, जो आपने बातचीत की, हम ये देखें कि अगर पाकिस्तान में इस बिना पर उनकी मूवीज को बैन किया जा सकता है दिखाना, उनके ड्रामों को, उनके चैनल्स को साल साल से कुछ नहीं आप चलने दे रहे, तो फिर आपको ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि वहां पे अगर कोई मूवी जाती है तो वो तो उसको नहीं चलने देंगे या वहां पे भी नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि आपने तो पहले ही ऐसा कर लिया। और फिर इसी के साथ एक और सवाल ये होगा कि जो अगर सपोज कि ये इस वजह से किया गया है कि जो उसमें एक्टर है, हीरो है, उसकी खास आइडियोलॉजी है जो कि एक जो है, तो क्या एक्टर्स की आइडियोलॉजी कोई होनी चाहिए सियासत पे, कि क्योंकि सियासत पे बात करने की बिना पर, इसको आप कैसे देखते? देखें जी, दुनिया में कोई बहुत ही कम ही एक्टर्स होंगे या ना होने के बराबर होंगे जिनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उन लोगों की भी होती है जिनको खुद नहीं पता होता कि हमारी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। बहुत सारे लोग ये क्लेम करेंगे कि मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, लेकिन इनफैक्ट आप उनकी जब गुफ्तगू के डेप्थ में जाएंगे तो होगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं, इंडिया में शायद ही कोई ऐसा एक्टर हो जिसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना हो। लेकिन यहाँ इस बुनियाद पे बात नहीं हो रही कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्यों रखी किसी एक एक्टर ने, बल्कि इसमें पॉइंट ये है कि उसने एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट वांटेड इंटरनेशनली वांटेड की जो है वो तारीफ की है। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये जो है दहशतगर्दी की हमायत के, जब आप दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करें और जब आप खुद जो है एक तरह का सेलिब्रेटेड किस्म का जो है वो स्टेटस रखते हो, तो आप किसी जो है वो दहशतगर्द को इस तरह जो है वो हाई एस्टीम पे रखें या उसकी तारीफें करें, तो उसकी जो जो यंग जनरेशन है, जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आम पीपल हैं, वो मिसगाइड होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिस रिप्रेजेंटेशन है कि आपकी हुकूमत ने एक आदमी को अरेस्ट करके किया हुआ है, झूठा या सच्चा। हालांकि ये खबरें भी हैं कि जी अरेस्ट वरेस्ट नहीं है, अपने घर में रहते हैं। ये पिछले दिनों जो वो दहशतगर्दी की वारदात हुई थी उसमें ये बात खुल के सामने आई थी कि बहुत लोगों ने देखा है उनको अपने घर में, और ये असल में जो वाकया हुआ था उसी से रिलेटेड था। लेकिन हम उसमें नहीं जाते, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड है जी, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड वांटेड। तो उनको अगर किसी तरीके से जो है आप ग्लोरीफाई करते हैं तो ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सीधी सीधी दहशतगर्दी की हमायत है। ये तो मदरसा छापना है। और वो फिर एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसके खिलाफ उन्होंने कसम उठाई हुई है कि इसको नेस्तो नाबूद करना है। यानी ये जो हाफिज सईद टाइप लोग हैं, इनकी जिंदगी का सबसे डिक्लेयर्ड किस्म का एम ही यही है कि हमने इंडिया को बर्बाद करना है। इन्होंने कभी आपने मुंह से सुना कि हमने रूस के खिलाफ या किसी और के खिलाफ वो करना है? ये पहले नंबर पे इनका इंडिया है, दूसरे पे इसराइल है, तीसरे पे कभी याद आ जाए तो अमेरिका है। और वो भी याद तब आता है जब अमेरिका की तरफ से मुमकिन है उनको कुछ मदद मिलनी बंद हो जाए या कुछ इस तरह के मामलात हों। तो इस हिसाब से आप एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जो है वो इतने सख्त गिर किस्म की
ना सिर्फ नजरियात रखने वाले लोग बल्कि जो अमली तौर पे जिन्होंने अटैक की और उसकी हमायत की, उसको अगर आप सपोर्ट करें और ऊपर से कहें कि जिस मूवी में आप बतौर हीरो या साइड हीरो रोल प्ले कर रहे हैं उसको वहां पे जाके तो दिखाया जाए और आप ग्लोरीफाई हो, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये एक इलॉजिकल और अनएक्सेप्टेबल किस्म की बात है और इस पे इंडिया में एतराज होना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ वाहिद चीज नहीं है, मुझे इस मूवी के थीम पे भी बहुत बड़ा एतराज है। मैं समझता हूँ कि ये मूवी इटसेल्फ जो है वो वायलेंस जो है उसको किसी ना किसी अच्छा, तरीके ग्लोरीफाई करती है। इज ए वायलेंट मूवी। इसको किसी भी तरीके से आप वो जो रेटिंग्स होती है ना मूवी की, तो उनमें नहीं डाल सकते जिसमें आप बच्चों को या फैमिलीज को दिखाने के लिए प्रोपोज करें। इसमें आपको वार्निंग देनी पड़ेगी कि इसमें जो है बड़े ग्राफिक और इस तरह के सीन्स हैं जिससे कोई बच्चा घबरा सकता है या कोई खातून अनईजी फील कर सकती है, तो इस लेकिन तरह वैसे ऐसी ऐसी मूवीज तो अब जाहिर है कि जो सिनेमा मूवीज बनती हैं उसमें तो बेशुमार ऐसे जो आप कह लें मिथ्स हैं या इस तरह की दास्तानें हैं, उस पे मूवीज बनती हैं जिसमें इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, पूरी दुनिया में बनती हैं। तो वो क्योंकि सिनेमा में जाहिर है कि जो बच्चों की फिल्में हैं वो तो और तरह की होती है, वो अलग लगती हैं, लेकिन इस तरह के देखते हैं सब। तो इसी तरह की एक कहानी पर हम अपनी पर्सनल लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पसंद क्योंकि इसमें मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ, लेकिन मूवीज तो बनती है ना इस तरह की पूरी दुनिया में, हाँ बहुत नहीं, ज्यादा एक्शन जिसमें होता है। डेफिनेटली नहीं, वो जो फ्री कंट्रीज हैं उनमें तो मूवी इस तरह की क्या, इससे कहीं आगे की हम्म। मूवीज बनती हैं। मैं वैसे बात हम्म। कर रहा हूँ कि मुझे जाती तौर पे इस तरह का जो है, वो पाकिस्तान कब से एक फ्री कंट्री जी। हो गई कि वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बुनियाद पे मौला जट या लेजेंड ऑफ मौला जट को तो इजाजत दी जाए, लेकिन कोई मूवी जिसमें ढंग की एक बात हो, जैसे जायलैंड देख लें या कोई और देख लें, तो उसको बंद कर दिया जाए। तो वहां तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता ना, वहां तो फार्मूला जो है वो अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं कि जो ढंग की कोई ऐसी जरा फिक्री सोच पैदा करने वाली मूवी आ जाए तो उस पर हम खुद ही बैन लगा देते हैं। और ये क्योंकि एंटरटेनिंग है और हम तो, आपको पता ही है, फिर मौला जट बने फिरते हैं, चौधरी है पूरी दुनिया के, तो हमें तो पसंद आएगी मूवी। अच्छा, वैसे अब इससे बढ़ते हैं आगे क्योंकि मेरे पास अभी दो टॉपिक और हैं, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप जरा प्लीज कमेंट कीजिए। एक कत्ल, एक बहुत ही भयानक किस्म की कत्ल की जो खबर है वो आ रही है, और वो ये है कि एक हिंदू खातून सिंध के एक टाउन में वहां पर उनको कत्ल किया गया, और बहुत ही भयानक तरीके से कि उनकी जो स्किन वगैरह है वो उतार ली गई, और मतलब आप समझ सकते हैं इसको। तो बहुत अफसोस की बात है कि हम साल के आखिरी दिन माइनॉरिटीज पे जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो हमें एक ऐसे वाक्य पर बात करना पड़ेगी कि जिसको जितना भी कंडेम किया जाए कम। देखें जी, ये जो इस तरह के वाकयात हैं इन पे अब तो नौबत ये आ गई है कि हम लोगों को कमेंट करते हुए भी बड़ा सदमा और एक तरह की जो है उस कैफियत से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये गुज़श्ता 70 साल से एक प्रोसेस चल रहा है जिसको हर फोरम पे डिस्कस किया गया। और बदकिस्मती से आप ये देखें कि इसमें जो लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स लेवल के लोग हैं, वो भी जब इकदार से बाहर होते हैं तो आप लोगों के साथ मिलके तो रवास मातम करते हैं कि जी ये हो गया। अब आप ये देखें ये वाकया, इस पे इमरान खान तो खैर कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो भी दूसरे बड़े लीडर हैं वो सारे इस पे मजम्मत करेंगे। ये कुछ इसलिए नहीं नहीं कहेंगे तो कि कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, हाँ, मेरे कि समेत इसके दो इर्द तीन गिर्द लोग हैं ये जिन्होंने इसके ऊपर ट्वीट फंडामेंटलिस्ट की। लोग जमा हैं और उनको ये काम पसंद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी काम के माथे पे इससे बड़ा दाग कोई नहीं हो सकता कि आप सोसाइटी की एक सबसे कमजोर तरीन खातून, सबसे कमजोर तरीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो वो माइनॉरिटी है, ऊपर से वो हिंदू है। माइनॉरिटीज के खिलाफ आपके पास सख्त किस्म की नफरत है आपके मुल्क में, ऊपर से हिंदू के खिलाफ तो डबल ट्रिपल है ना, कि एक तो माइनॉरिटी है ऊपर से हिंदू है, ऊपर से सिंध है, सिंध में है निचले तबके से ताल्लुक रखती है, बहुत सारे जेंडर बायस हैं, मतलब उसके लेयर्स एंड लेयर्स हैं जिसमें हेट का एक ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। तो उसको आप ना सिर्फ ये है कि उसकी जिंदगी छीनते हैं, बल्कि ये जो काम हुआ है, ये आप अंदाजा लगाएं कि कोई काम अपने आप को इसके बाद इस काबल है कि अपने आप को महजब कामों की सब में शामिल कर सके।
अब देखें दुनिया जो है ना, वो दुनिया भी अजीब है, वरना ये दुनिया के हर मुल्क की न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी हेडलाइन यही होनी चाहिए। क्योंकि क्या ऐसे वाकयात होते हैं दुनिया में कि लोग जो है वो अपने कमजोर तरीन तबके के लोगों को इस तरीके से पकड़ कर उनकी जो है वो खाल उतारें। ये खाल उतारने की तो 18वीं और 17वीं सदी की कहानियां पढ़ पढ़ के लोग लरसते हैं कि फलान जाबर और जालिम हुक्मरान थे जो अपने बागियों को या सोसाइटी के इस तरह के रिबेलियस किस्म के तबकात को गिरफ्तार करके उनकी खालें उतारते थे। तो आप एक औरत के साथ ये सलूक करते हैं तो आप वैश्य की सैफ में नंबर 1 आते हैं। अच्छा, एक आखिरी टॉपिक जो हमने, क्योंकि उसके ऊपर हम पहले प्रोग्राम करते रहे, तो अब हम उसके ऊपर एक अपडेट करेंगे इसको, क्योंकि अब जो जेलेंस्की साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो सपोर्ट चाहते हैं, वो सपोर्ट मांग रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो एक पीस फार्मूला पेश किया उसमें फिर अब इंडिया पार्टिसिपेट करे और इसको देखे, और वो समझते हैं कि अगर जो इम्प्लीमेंट इसको किया जा सकता है कि अगर इंडिया हेल्प करता है, तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने ये ट्वीट किया बकायदा। इसके ऊपर सर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें ये कई हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो ये फार्मूला उन्होंने G20 में पेश किया, तो G20 में इंडिया जो है वो मुख्तलिफ हवालों से इस फार्मूले के नुक्ता नज़र से इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन कंट्री बनता है कि एक तो वो G20 का मेंबर तो है, ऊपर से इंडिया की जो पोजीशनिंग है जो यूक्रेन रूस इशू पे वो जो है वो डिफरेंट रही है दूसरे मुल्कों की निस्बत, और वो इस हद तक डिफरेंट रही है कि इंडिया के पास अब भी ये रूम है कि वो जो है नेगोशिएशन या नेगोशिएटेड सेटलमेंट दोनों के दरमियान करने की एटलीस्ट बात कर सकता है। क्योंकि इंडिया ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे एक मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसके खिलाफ एक तरह की जो है वो गरज ले ले के इन्होंने जी यहाँ पे ये कह दिया या फलां कह दिया। उसमें जितनी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें इंडिया ने वोट नहीं दिया या एब्सेंट होने का जो है वो अमल किया, या जितनी भी जहां जहां भी इंटरनेशनल फोरम्स पे कहीं भी इंडिया ने कोई रूस की उस तरीके से मजम्मत नहीं की। ऑल दो कि मैं आपको बता दूं कि रूस और इंडिया के दरमियान जो पहले वाला रिश्ता था वो चीन और रूस के दरमियान ये रिसेंट टाइम में बढ़ते हुए बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुआ है। में ये है कि वो इंडिया का इसका एक तो ये है कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है जिसमें एक सुपर पावर और वीटो पावर इन्वॉल्व है, उसमें इंडिया को इस तरह की दावत देने से आपको ये देखना चाहिए कि इंडिया का जो स्टेचर है इंटरनेशनल एरिना में और जो उसकी प्रोफाइल है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए और इस तरह के दीगर मुल्कों के लिए जिन्होंने अपने हार्न जो है लाक किए हुए इंडिया के साथ, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेमा फिक्रिया है कि वो समझें कि क्या उनके मसल्स में उस सतह की ताकत है जो 70 साल या 60 साल पहले थी, तो उसको देख के तो उन्होंने जो जंग छेड़ी थी क्या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या बदलते हुए हालात के मुताबिक हमें भी रिकंसिडर करना चाहिए कि अब हमारे ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं। तो इस हवाले से ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुज़श्ता कई सालों से 5-10 सालों से आप कह सकते हैं कि ग्रेजुअली इंडिया ने जो है एक स्पेस क्लेम किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसमें कि पहली बात है कि उसको इग्नोर करना मुस्लिम मुल्कों के लिए मुश्किल हो गया, और दूसरा ये है कि उसकी जो नॉन अलाइन की मूवमेंट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि नरेंद्र मोदी ने वो जो ऑस्ट्रेलिया और जापान वगैरह का अलायंस है क्वाड का उसमें शमूलियत इख्तियार की, डिस्पाइट दैट फैक्ट अब भी जो है दुनिया की एक बड़ी तादाद ये बिलीव करती है कि इंडिया की पॉलिसीज नॉन अलाइन पे कायम है, जिसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट में बहरहाल एक इजाफा होता है। तो इस हिसाब से अब देखना यह है कि क्या इंडिया वाकई को रोल प्ले करता है या नहीं करता। ये बात जो है ये जाहिर है यूक्रेनियन जो है उन्होंने सारे मुल्कों से ये रिक्वेस्ट की जो भी G20 के मुल्क हैं जिनको उन्होंने ये फार्मूला पेश किया, लेकिन बाकी सारे मुल्क जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से जानबदार हैं।
तो इसमें इंडिया वाहिद मुल्क इस वक्त बचता है जिसका एक अलग किस्म का यूनिक किस्म का स्टैंड है, तो मेरे ख्याल में उससे जो है वो फायदा उठाना चाहिए। Thank you so much, Mr. Hamid Bashani sir, for your precious time. Thanks. थैंक यू।